The measuring of central tendency is a way of summarizing the data in the form of a typical or a representative value. This single value represents the characteristics of the complex data. अब मैं आपको थोड़ा सिंपल करके बता देता हूँ. This shows, this line means कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन को it summarizes in a value. अब हम क्रिकेट मैच को देख लें क्योंकि वो कॉमन है सबके बीच में और आपको पता भी है उसके. तो दिल्ली हार गया, कलकत्ता जीत गया, तो उनकी एवरेज 6.7 थी, उनकी 7 थी, तो पता लग गया ना किसकी एवरेज ज़्यादा थी और ज़्यादा स्कोर किया उन्होंने. तो वो नंबर्स में शो कर रहा है वो पूरी इनिंग को, जबकि उसकी इनिंग के अंदर क्या क्या नहीं आ गया. बैटिंग आ गई, विकेट किस तरह बिहेव कर रही थी, बॉलर कैसे थे, कॉट बैंड कितने हुए, कैच कितने हुए, लेग में, ये सारे फैक्टर्स इन होते हैं. उसके कारण ही रन रेट प्रभावित हुआ है ना. तो कितनी डिटेल, बहुत सारी, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज समराइज्ड एंड रिप्रेजेंटेड इन एब्सोल्यूट फॉर्म, तो टेंडेंसीज वो शो करती हैं. तो मेजर्स मतलब वो मेजर्स, वो टूल्स जो कि एवरेजेस, औसतों से जुड़े हुए हैं. अब औसतें अलग अलग होती हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस. अभी हम पढ़ेंगे बहुत सारी, लेकिन जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, मीन, मीडियन, मोड, तो 3 कॉमन वाली हैं जो आप पढ़ते आ रहे हो. शुरू मेरे ख्याल 7th 8th में चालू हो जाते हो ये पढ़ना. तो ये 3, और यही 3 जो है वो सेंट्रल टेंडेंसीज हैं. सेंट्रल टेंडेंसीज का मतलब होता है, देखो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा किया था ना, तो डाटा ज़्यादातर बेल शेप्ड होता है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व. इसमें क्या है कि वैल्यूज का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इधर ज़्यादा हायर होता है. और इसमें जो मीन, मीडियन, मोड होते हैं आंसर्स, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, हालांकि वैसे ही निकलेगा कि जो हाईएस्ट है, मान लो इस तरह की वैल्यूज आंसर निकल रहे हैं आपके. अभी आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो जो जैसे हाईएस्ट पॉइंट है वो मोड होता है, तो वो मीडियन इज ए मिड वैल्यू, जो कि दोनों डिस्टेंस को, ये इसके इस एंड और इस एंड में जो सेंटर का जो पॉइंट होगा वो मीडियन हो जाएगा आपका मिड वैल्यू. और एवरेज मींस वो वैल्यू विच इज रिप्रेजेंटेटिंग, जो मतलब औसत, एक वैल्यू जो हर आइटम में बराबर बट रही है या बराबर वैल्यू आती है, वो एवरेज मीन होता है, या मीन जिसको कहते हैं. ये जब मीन, मीडियन और मोड के जो आंसर्स निकलते हैं, जब आप क्वेश्चन करोगे तो खुद ही देख लेना, वो ज्यादातर सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं. तो इसीलिए इन वैल्यूज को चैप्टर का नाम दिया होता है वैल्यूज या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन की टेंडेंसी ऐसी है कि दे आर इन सेंटर, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन सेंटर्स. इसलिए इन टॉपिक्स को, हालांकि बुक्स में नहीं लिखा होगा, पढ़ना इनको, उन्होंने ये बता दिया होगा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स कैसे होते हैं, एनडीसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा होता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस. तो स्क्यूनेस भी बताई होगी, जबकि स्क्यूनेस निकाली जाती है तो वो मेंशन कर देते हैं ताकि लोगों को लगे कि किताब बड़ी हाई फाई है, जबकि वो समझा कुछ भी नहीं रही, उल्टा कंफ्यूज कर रही होती है. तो ये मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि दीज आंसर्स और ऑब्जर्वेशंस और दीज वैल्यूज आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन अ सेंट्रल पोजिशन. दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड द वैल्यूज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, जिनकी टेंडेंसी ज्यादातर केंद्र में ही केंद्रित रहने की होती है. अच्छा, एवरेजेस का मतलब क्या है? एवरेजेस मींस कि देखो क्यों जरूरत है एवरेजेस की, क्योंकि डाटा तो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. एक गांव में हमने, एक ही गांव में, जबकि एक गांव में हमने सर्वे किया कि पॉवर्टी के ऊपर, या हाँ पॉवर्टी रख लेते हैं सिंपल. तो हमने फिर ऐसा लिखेंगे क्या कि जो रामू था वो गरीब था, जो श्यामू था वो ज्यादा गरीब था, फिर घनश्याम जो था वो गरीब नहीं था, या जो राजेश था वो बहुत 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 ज्यादा गरीब था, फिर एक और आगे का नाम आ रहा किसी का राजेश, एक और, ये वाला दूसरा वाला राजेश पहले वाले से कम गरीब था पर गरीब था. मतलब क्या जानकारी ऐसे इकट्ठी की जाती है? नहीं तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डाटा. इसीलिए फिर स्टैटिस्टिक्स का रोल आता है बीच में, इकोनॉमिक्स का.
हम डाटा को, कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसको अरेंज करके साइंटिफिकली। अरेंजमेंट ऑफ डाटा हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन में कि 3 तरह की सीरीज होती हैं, डिस्क्रीट रॉ फॉर्म होती है, डिस्क्रीट फॉर्म होती है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है। तो ये हमारा वो सब्जेक्ट ही वो है। तो अब हम पढ़ रहे हैं एवरेजेस। तो एवरेज सबसे पहला जरूरत इसलिए है कि कॉम्प्लेक्स डाटा को तो हम आगे स्टडी क्या करेंगे, उस पर वो इकट्ठा करना ही महाभारत हो जाती है। डाटा इकट्ठा ही नहीं कर पाएंगे, उस पर बाकी रिसर्च या एनालिसिस, फिर उसके आगे उस पर गाइडलाइंस कैसे बनाएंगे सब ये। तो इसीलिए एवरेजेस प्ले अ की रोल। और इट समराइजेस द डाटा इन अ सिंगल वैल्यू। जैसे मीन आ रहा है आपका किसी, कोई भी, हम बड़े करेंगे एग्जांपल्स, जैसे मार्क्स ही हैं, पूरी मार्क्स हैं कि भी 0 to 20 के बीच में इतने बच्चों का है, 20 to 40 के बीच में इतने बच्चों का है, 40 to 60 के बीच में इतने बच्चे, इस तरह का डाटा है। और हमने अलग अलग आंसर निकाल लिए, मीन भी निकाल लिया, मीडियन भी निकाल लिया, मोड भी निकाल लिया। तो उनका मतलब यही तो बनेगा ना। जैसे मीन निकला आपका 49.5, तो मतलब हो गया कि 49.5 औसतन वो मार्क्स हैं अगर पर बच्चे में बांटे जाए, जिसमें हमने किसी के 90 भी लिए, किसी के 33 भी लिए, सबको प्लस करके सब में बराबर बांट दिया, तो वो आ गया आपका मीन। तो मीन वैल्यू मीन्स द वैल्यू विच इज पर हेड। तो 49.5 हर बच्चे के मार्क्स हैं। वो हमें पता लग गया कि 49.5 से कि मीन से कि अच्छा ये एवरेज है। फिर मान लो मीडियन दिया था 52 मार्क्स, तो हमें ये पता लगता है कि लोएस्ट मान लो किसी के 16 आए थे और हाईएस्ट 92, मतलब उनका जो मिड वैल्यू बन रही है वो 52 है, तो हमें मिड वैल्यू पता लग गई उससे। फिर मान लो मोड निकला आंसर 65, तो इससे ये पता लग गया कि 65 वो मार्क्स हैं जो सबसे ज्यादा बच्चों के आए हैं, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो हर एवरेजेस का मतलब है ना, तो उनका इंटरप्रिटेशन तो हम तभी कर पाएंगे जब उसको एनालाइज या स्टडी कर पाएंगे, और स्टडी भी तब कर पाएंगे जब वो डाटा अच्छा अरेंज किया होगा, ऑर्गेनाइज किया होगा। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरी की सब्जेक्ट विच इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन लिटरली एवरी सेक्टर ऑफ द इन ए वर्ल्ड। चाहे आप हवाई जहाज उड़ा रहे हो तो स्टैटिस्टिक्स का ही काम है, उसके जो सॉफ्टवेयर है वो स्टैटिस्टिकल बेस्ड ही है। आपका मोबाइल में जो मौसम बता रहा है वो आज का टेम्परेचर नहीं बता रहा है, वो पिछले 5 साल में 26 अक्टूबर को एवरेज टेम्परेचर एवरेज निकाल के बताता है, वो टेंडेंसीज बताते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, सारे सब अलॉगरिदम है, उसको कोडिंग करके अरेंज ऐसा किया हुआ कि जो ऑलरेडी डाटा है उसी के बेस पे वो आगे रिजल्ट देता है। तो हाँ बेटा बोलो। सर जो हम क्रिकेट मैच देखते हैं सर, उसमें सर वो टाइम बाय टाइम वो रेगुलर कंसिस्टेंटली वो स्टैट्स लाते रहते हैं सर, वो इतना जल्दी कैसे करते हैं, लाइक बेटा सॉफ्ट जैसे मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे कोई बैट्समैन क्रीज पे आया तो उसके लिए बता देते हैं कि इसने इतने वनडे खेले हैं, इतने इसकी सेंचुरीज हैं, इतनी 50s हैं, ये सब पूछ रहे हैं उसके बारे में जानकारी। यस सर। और बेटा वो डाटाबेस उन्होंने तैयार किया हुआ है, और जिस बंदे ने तैयार किया होगा, जैसे पहले एक कंपनी थी विजडन, ये ब्रिटिश कंपनी थी, अभी तो कंप्यूटर आ गए, वो कंप्यूटर से भी पहले वो अपना एक टेबल बनाया था, तो उसकी किताबें बिकती थी। फिर जैसे टाइम बदला फिर उसकी सीढ़ियां आने लगी, अब उनके सॉफ्टवेयर ऑनलाइन रियल टाइम में बता रहे हैं। उन्होंने क्या है, क्रिकेट का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में फीड करके रखा है, और उसी इंफॉर्मेशन पे बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, सर्च मारो जैसे, तो वो रिजल्ट निकाल के दे देता है उसी फॉर्मेट में। ये फर्क है बेटा। अभी तो देखो बेटा, मेरी वाली जनरेशन है, आपके पापा वाली जनरेशन कौन सी है जिसने पुराना वाला टाइम भी देखा हुआ है? आपके पापा और मेरी एज वाले ही, जो आपके दादू होंगे उन्होंने तो पुराना वाला ही देखा है सिर्फ, उनके और दादू ने तो बिल्कुल पुराना। लेकिन हमारी वाली जनरेशन ना, जो आपके पेरेंट्स की ज्यादातर होगी, उन्होंने वो पुराना टाइम भी देखा है, बीच में बदलता हुआ दौर भी देखा, और अभी हम मॉडर्न भी देख रहे हैं। तो मैंने तो ये असेस किया है, क्योंकि मेरे को तो 25 ईयर्स हो गए पढ़ाते ही, जबकि मैं स्टार्ट हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाना। तो मैंने ये नोटिस किया है, और जो मैं उस टाइम सोचता था वो भी हो भी रहा है। पिछले 20 साल में सोसाइटी इतनी तेजी से चेंज हुई है, और सिर्फ इंडियन सोसाइटी नहीं, वर्ल्ड सोसाइटी, लोगों के बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, लोगों के थॉट प्रोसेसेस में चेंज आए हैं, लोगों के पर्सपेक्टिव देखने के नजरिए में चेंजेस आए हैं, जो कि कहीं पॉजिटिव दिखते हैं, ज्यादातर वो नजरिया नेगेटिव दिखता है।
हम लोगों में नेगेटिव सोच ज़्यादा डेवलप हो गई है 3 फैक्टरों के कारण। एक, एक्सेस इंफॉर्मेशन, ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी। अब लॉ ऑफ डिमांड आपने एक बारी में जाना तो वो तो साला इंडिया में भी वही लॉ ऑफ डिमांड है, यूएसए में भी वही है, ऑस्ट्रेलिया में भी वही है, स्वीडन में भी वही है। लेकिन अगर आप उसके बारे में एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगे तो आपको ना शक होने लग जाएगा कि यार ऐसा तो नहीं कहीं, वैसा तो नहीं कहीं। तो वो क्या हो गया, आपकी इंफॉर्मेशन डाइल्यूट हो गई। और इसकी वजह मोबाइल फोन, टीवी, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव। आपको दुनिया के बारे में यार हमारे टाइम पे नहीं था टीवी, नहीं थे मोबाइल्स, तो क्या हम जी नहीं पा रहे थे? हमें सिर्फ इतना ही होता था कि दिल्ली में दंगे हो गए तो 2 दिन बाद पता चलता था। जब न्यूज़पेपर उधमपुर में 1 दिन के बाद आता था तब पता चलता था। इस एरिया में लेट पता चलता था, सिर्फ पता तो तब भी चलता था सब कुछ। ये सोसाइटी में बड़ा चेंज आया बेटा। अभी तो आगे देख, तो अभी तो वाकई मैचेस में देखो तो कितने तरह के सॉफ्टवेयर बना दिए हैं। पिच के ऊपर पता नहीं क्या क्या हेलीकॉप्टर भी दिखा देते हैं, न्यूज चैनल्स में दिखा देते हैं कि हेलीकॉप्टर जो है इलेक्शन का रिजल्ट लेके आ रहा है। इट इज ऑल ग्राफिक्स, ग्राफिक्स है, चलता है। तो ये है एवरेजेस का मतलब। It is an average is a figure or a value that represents the entire group of data. जो उसकी पूरी जानकारी, जैसे दिल्ली की एवरेज 6.7, कलकत्ता की 7, तो वो हमें पूरी जानकारी नहीं दे रहा कि अच्छा ये जीते होंगे, फिर ये भी बता दे रहा है। फिर किसने तगड़ी बैटिंग की होगी वो भी बता दे रहा है। फील्डिंग किसकी तगड़ी होगी, जिसने रन ज्यादा रोके होंगे वो भी तो इट वन फिगर गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। वो इकोनॉमिक्स वाले को समझ में आती है। जैसे कोरोना दिखाते हैं तो लोग देखते हैं कितने मर गए, बस ये अमेरिका में बड़े मर गए या फ्रांस में बड़े मर गए, वो सिर्फ नंबर देखते हैं कि कितनी मौतें होगी। लेकिन इसको थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स पता होगी, वो कंपैरिजन एकदम सही निकालेगा। अमेरिका में तो वैसे ही ज्यादा होगी, वाकई ज्यादा होगी, क्योंकि पॉपुलेशन के कंपैरिजन में वहां पे इन्फेक्टेड भी बहुत हैं और डेथ्स भी काफी हैं। तो ये तो हो रहा है। ऋषभ ने भी किया कैमरा ऑन। ऋषभ बाबू तुम्हें कभी कभी आता है नहीं? चलो चलो, कोई नहीं यार, कोई नहीं। मेरे को तो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आप लोगों को बहुत पड़ता है, लेकिन आपको समझ नहीं आती। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एवरेजेस? एवरेजेस किस किस काम आ सकती हैं? या देखो बेटा, ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, इनका बेसिक आपको थोड़ा समझ में आएगा तो आगे आसानी से आएगा समझ। बड़े कॉमन सेंस है, कोई टिपिकल आंसर नहीं है इनके। पहला ऑब्जेक्टिव, कि इनको हम एवरेजेस क्यों निकालते हैं, कैलकुलेट क्यों करते हैं। पहला, टू प्रेजेंट डाइवर्सिफाइड एंड कॉम्प्लेक्स डाटा इन अ समराइज्ड फॉर्म, कि बहुत बिखरे हुए या बहुत ज्यादा डाटा को एक समराइज करके, मतलब उसको कम में दिखाकर और पूरी पिक्चर को क्लियर कर पाता है, इसलिए एक ऑब्जेक्टिव है। उसको करने के लिए हमें एवरेजेस की जरूरत है। दूसरा, टू फैसिलिटेट कंपैरिजंस, दो के बीच में तुलना करने में भी ये मदद करता है। कंपैरिजन, अभी हम कंपैरिजन तो कर रहे थे दिल्ली और कलकत्ता की टीमों को, हर चीज ही कंपेयर कर रहे, तो इट हेल्प्स कंपैरिजन। फिर इट टू फैसिलिटेट, ये इंपॉर्टेंस नहीं बता रहा हूं, जब भी हमने ऑब्जेक्टिव या नीड लिखनी होती है, ऑब्जेक्टिव्स या नीड्स, तो उसको सेंटेंस टू से स्टार्ट होता है। टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। जब आप इंपॉर्टेंस लिखोगे तो इसी शब्द के आगे से टू हटा देना, वो इंपॉर्टेंस बन जाएगी। इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग विल बिकम इंपॉर्टेंस। तो सेम सेंटेंस कैन बिकम योर कॉज एंड नीड, and the same sentence or point can become your importance or merit by simply substituting one word, one prefix to the sentence. तो डिसीजन मेकिंग, अभी मान लो ये क्रिकेट का मैं एग्जांपल ही ले लो, अब इससे हेल्प होगी ना डिसीजन मेकिंग की स्टैटिस्टिक्स की मदद से। अब दिल्ली की टीम देख सकती है कि हमारे 6.7 क्यों एवरेज रही हमारी, तो देखेंगे या पता करेंगे कि ये 2 बैट्समैन नहीं चले, ये फॉर्म में नहीं है, या हमारी इस बार फील्डिंग बेकार हुई, या ग्राउंड बड़ा था, या कैच ज्यादा निकले। कितनी तरह के फैसले लेने में हेल्प करेगी उनको जब वो एनालाइज करेंगे उसको। तो इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, या सॉरी, टू हेल्प वी आर स्टडीइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सेंटेंसेस विल बिकम, फर्स्ट, टू प्रेजेंट
डाइवर्सिफाइड एंड कॉम्प्लेक्स डाटा इन अ समराइज्ड फॉर्म। दूसरा, टू फैसिलिटेट कंपैरिजंस। तीसरा, टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। फोर्थ, टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आपके पास एवरेजेस होंगी तो आप आगे उसको और स्टडी करने के लिए, जैसे अभी हम पढ़ेंगे, हमारा तो अब पूरा बुक ही है, अभी इसमें टॉपिक्स ही हैं अभी 3-4, तो हम उसको आगे फर्दर सब्स्टिट्यूट करके उनके डेविएशंस निकाल के फिर स्टैंडर्ड या डेविएशन भी निकालते हैं, फिर हम एवरेज मीन भी निकालते हैं, मीडियन डेविएशन भी निकालते हैं। तो आगे हम इनको यूज करते हैं फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट और फॉर फर्दर स्टडीज। ये भी इसके हेल्प। सो ये 3-4 आपके ऑब्जेक्टिव्स बन गए एवरेजेस के। एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड एवरेज? एक अच्छी एवरेज की अच्छी चीजें क्या हैं, यही तो होंगी ना, बस थोड़ा जेनरिक बातें लिखे। तो जैसे इसने पहला लिखा, क्लियरली डिफाइंड, कि एवरेज शुड बी क्लियरली डिफाइंड, कि भी ये वैल्यू मीन वैल्यू है, ये जो वैल्यू है मीडियन वैल्यू है, या मॉडल वैल्यू है। ऐसे थोड़ी ना कोई भी फिगर दे दी तो कहीं भी यूज करनी है, वो किस रेफरेंस में। दूसरा, रिप्रेजेंटेटिव, कि वो जो एवरेज निकल रही है वो पूरे डाटा, उसी डाटा की होनी चाहिए। ये नहीं एवरेज तुम लिख रहे हो दिल्ली की टीम की, लेकिन बैटिंग तुमने जो है चेन्नई के हिसाब से लगा दी, वो तो नहीं बात बनेगी ना। मतलब डाटा जिसका है उसी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इजी होना चाहिए, इट शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड नहीं होना चाहिए। फिर इट शुड बी कैपेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, कि वो ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं ना हो सकता कि आप एवरेज की जगह लिख दो कि दिल्ली की बैटिंग गुड, लेकिन कोलकाता की बैटिंग बेटर या वेरी गुड, वो फिर आगे यूज नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास अगर स्टैटिस्टिकल फॉर्म में है, 6.7 और 7 के हिसाब से फिगर्स हैं, या उनकी हर एवरेज या हर 10 ओवर की या हर 5 ओवर की डाटा अवेलेबल है, तब हम उसको आगे फर्दर यूज कर सकते हैं ना, कि किस वाले अगर हम 25% निकाल रहे हैं, जैसे 5-5 ओवर का ले रहे हैं, तो किस क्वार्टर में बैटिंग स्लो रही, स्कोरिंग कम हुई, कितने तरह की स्टडी कर सकते हैं। सो फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट वो हेल्पफुल भी होना चाहिए। तो ये भी एक अच्छे उसकी है। और एब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए, कि नंबरों में एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि गुड बेटर फॉर्म में लिखा हुआ आंसर, वो तो किसी काम का नहीं है हमारे। इट शुड बी इन नंबर्स, सो दैट नंबर्स कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर कैलकुलेशन। तो ये आ गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स एंड एसेंशियल्स ऑफ अ गुड एवरेज। अब 3 तरह की एवरेजेस हैं बेटा, याद रखना। मैं तो एक एक का नोट कर रहा हूं, और मैं उस टाइम सुनाऊंगा भी, जब भी आपके जनवरी फरवरी जब भी लगेंगे ही ना, नहीं तो पेपर तो देने ही पड़ेंगे। वो एनुअल थोड़ी ना आपके ऑनलाइन होने हैं, वो तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं इसमें कोई गलती नहीं करूंगा। जब ये आप इसको मोबाइल क्यों सोचते हो, हम तो लाइव क्लासेस हो रही है हमारी, और रियल टाइम में हो रही हैं, और रियल क्लासेस हो रही हैं। हम कोई डेमो क्लास या कोई वैसा वाला तो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें सीरियसनेस आपकी 11th क्लास के हिसाब से दिख नहीं रही। ओके, द फर्स्ट वन इज मीन, अर्थमेटिक मीन। इट इज डिफाइंड एज अ फॉर्मूला लिखा हुआ है इन्होंने डेफिनेशनों में। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही किया था ना अभी हमने एग्जांपल अभी, कि क्लास में सारे बच्चों के मार्क्स को प्लस कर दिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। आकांक्षित क्या छुप छुप के देख रहा है? पता नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आती है। आई कुड नॉट कंसीव दिस आइडिया बाय नॉट शोइंग योर वीडियो। क्या गेन कर रहे हैं इसमें से आप? व्हाट आर यू गेनिंग आउट ऑफ इट? आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरे को तो समझ में नहीं आता। या इसका दूसरा मतलब यही हो सकता है कि आप क्लास को ज्वाइन करके और बस ज्वाइन ही करते हो, तो ठीक है। इसमें तो मेरा क्या जा रहा है? आपका नुकसान है बहुत जबरदस्त वाला। सर हमारा कैमरा शो हो रहा है? अरुण नहीं शो कर रहा बेटा। सर हमने तो ऑन
नहीं, तेरा ऑन है बेटा, तेरा ऑन है अरुण, सॉरी तेरा ऑन है बेटा। एक शिविन्या भी किया है, वो फिर कर की बंद। चलो बेटा, अब ये छोटे, अभी आप, मैं आपको छोटे बच्चों की तरह पेरेंट्स को कॉल करूं, ग्रुप से रिमूव करूं, स्ट्रिक्ट करूं, मैं अपने पास रिकॉर्ड रख रहा हूं, बट ये मजा नहीं आता ना ऐसे। ये हम रियल में पढ़ा रहे हैं, कोई झूठ मूठ का थोड़ी ना चल रहा सब। तो मीन, मीन मीन्स वो वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रही है पूरे डाटा को, ए कॉमन वैल्यू विच इज द वैल्यू पर हेड, वो वैल्यू जो वैल्यू है पर हेड। अरे अभी तो एक सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया आपके मार्क्स का। ऐसे तो नहीं था क्लास में, किसी के 92 भी थे, किसी के 42 भी थे, किसी के 62 भी थे, किसी के 51 भी थे। सो वो वैल्यू जब हमने एवरेज निकाली तो क्या किया, सबके मार्क्स, और एग्जाम्पल ले लो, ये मत करो, सबकी हाइट ले लो। तो क्लास में कोई 5 फुट 1 का भी है, कोई 5 फुट 7 का भी है, कोई 5 फुट 8 का भी है, कोई 5 फुट 10 का भी, सबकी एवरेज हाइट जोड़ी और सबको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर कर दिया। तो मान लो आया 5.45, तो ये वो वैल्यू है, वो हाइट जो पर क्लास में बराबर आ रही है, वो वैल्यू जो सब में बराबर आती है, तो मीन उसको कहा जाता है। अब देखो, आपको मैंने पहले बता दिया था कि 3 तरह का डाटा होता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड क्वांटिटी सीरीज। तो पहले हम पकड़ते हैं इंडिविजुअल सीरीज, ये आपको आता है, यू नो इट, बिकॉज आपने इसको पढ़ा हुआ बहुत बार बचपन से, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा, कोई भी वैल्यू, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 10 बच्चे हैं क्लास में और 10 बच्चों के पॉकेट मनी है, क्या ये डाटा है, अच्छा वो बड़ी हो जाएगी वैल्यू, और छोटा छोटे फाइल वैल्यू लेते हैं कोई, जैसे उनका 10 मार्क्स का पेपर हुआ, 10 बच्चों का 10 मार्क्स का पेपर हुआ, उनके मार्क्स हैं ये मान लो, तो ऐसे लिख लेते हैं, 8 6 5 7, मान लो ये उनके मार्क्स हैं, ये 10 बच्चे होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 बच्चों के मार्क्स हैं आउट ऑफ 10। तो इसमें देख सकते हैं हम, हाईएस्ट मेरे ख्याल से 9 है या 8 है, किसी के 9 है, और लोवेस्ट कितने हैं 2। हमारा उससे मतलब नहीं है। तो इंडिविजुअल सीरीज में तो डाटा ऐसे दिया होता है, सीरीज ऐसे होती है। तो ऐसे केस में अगर आपको मीन निकालना है, मीन, और मीन को डिनोट करते हैं, रुको मैं बताता हूं आपको, मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार, ऐसे इस सर्कल के अंदर है जो एक्स बार, कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स नहीं लिखना उसको, मीन। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations। अरे पढ़ते तो आ रहे हैं बचपन से ये वाली चीजें, ऐसा ही है ना। सम मीन्स, अच्छा किसी बुक में सम लिखा होगा, किसी में ये सिंबल डाला होगा, ऐसा वाला सिंबल, ई जैसा देखा होगा, कई बुक में ऐसा सिंबल होगा। तो ये सिंबल का मतलब ही होता है सम ऑफ या टोटल ऑफ, मतलब इस वाले सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या ऐसे लिख लो इंग्लिश में ही, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम है टोटल, तो कर लो टोटल इसका, ये बन रहा है 7 7 7 14 14 8 22 22 और 6 28 5 33 40 48 48 48 और 9 48 एंड 9 56 एंड 6 52, टोटल आया 52। ठीक है, तो हमने निकाल दिया बस, 52 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, 10 बच्चे थे, 10 इज इक्वल टू 5.2 मार्क्स पर हेड बच्चे को आ गए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लेकिन ये होगा सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज के केस में ही, ये और केसेस में काम नहीं करेगा। ठीक है,
बता ही देता ना मैं। अगर डिस्क्रीट फॉर्म में हो, यही एग्जांपल ले लो, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 5 6 7 8 9, एक बच्चा, दो बच्चे, एक बच्चा, तीन बच्चे, 3 2 5 2 7 8 10। मान लो अब उसको उसी डाटा को ऐसे लिख दिया इन्होंने। अब x मीन्स मार्क्स वैल्यू और f मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ होता है, नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरह। तो इसमें लिखा है 2 मार्क्स वाला एक बच्चा है, 5 मार्क्स वाले 2 बच्चे हैं, 6 मार्क्स वाला एक बच्चा है, 7 वाले 3 है, 8 वाला 1 है, 9 वाले 2 हैं। मान लो जानकारी ऐसे दी हुई है। तो अब ये हो गया डिस्क्रीट फॉर्म में। तो इस केस में मीन इज इक्वल टू सिग्मा या सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, और एन होता है सिग्मा एफ। तब आप ऐसे निकालोगे। अब पहला कॉलम है एफ एक्स, कि हमें एफ एक्स का टोटल चाहिए। तो हमारे पास एफ भी है, एक्स भी है, तो कॉलम ही बना लो एक, एफ एक्स 2 10 6 21 8 9 18, तो ये आ गया 12 और 6 18 18 और 21 18 36 36 32 9 6 15 6। इसमें मैंने 9 मार्क्स वाले 2 बच्चे ले लिए थे ना असल में। अगर हमने वही एग्जैक्ट डाटा लिया था, 9 वाला एक ही बच्चा लिया होता, इसमें 65 आ रहा था, 6.5 हो गए, उसमें 5.2 आ रहा था हमारा। अगर मैंने वही एग्जैक्ट लिया होता ना, तो हमारा भी उसमें वही आना था। तब ऐसे आ जाएगा। देखो ना, ये किया ना हमने, एफ और एक्स हमें दिया हुआ था, गिवन था, हमने कॉलम बनाया एफ एक्स। 2 1 2, 5 2 10, 6 1 6, 7 3 21, 8 1 8 और 9 2 18। फिर टोटल किया इसका तो आया 65, और एन का टोटल तो 10 ही था, तो 65 पर 10, तो इसमें एवरेज आ गई 6.5। हमारी 5.2 ही आ जाती। अगर वही जो हमने इंडिविजुअल वाला एग्जांपल दिया था ना पहले वाला, हम एग्जैक्ट उसी को लेते ना, अगर उसी को ही, तो हमारा आ जाना था 5.2। तो अभी हम मैं आपको ऐसा करते हैं ना, अभी हम उसको फिर लंबा हो जाएगा क्योंकि एज्यूम टू विन भी है। आप इसके आज क्वेश्चंस करो, इंडिविजुअल सीरीज में भी और डिस्क्रीट में भी। मैं आपको एक वैल्यू देता हूं, आप मेरे को क्वेश्चन निकाल के देना कल। लिखो, राइट डाउन अ क्वेश्चन। सर वेट अ सेकंड सर। हाँ लिखो लिखो, कोई नहीं। पहले इंडिविजुअल सीरीज में लिखो, डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स, डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स in a factory are as follows. Calculate mean, simple। और वेजेस लिखो 140, 150, 180, 200, 250, 250 वाला 250, 300, 220, 350, 450 and 260।
देखना हो गया 10 ना। पर चेक करना। 140, 150, 180, 200, 250, 300, 220, 350, 450, 260। एक डिस्क्रीट में लिखो। एक्स लिखो 10, 20, 30, 40, 50। एक्स 10, 20, 30, 40, 50। और Yes, sir. फ्रीक्वेंसी लिखो या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लो। 15, 10, 40, 20, 15। मैं फिर से कह देता हूं Yes, sir. फ्रीक्वेंसी 15, 10, 40, 20, 15। बेटा ये क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि मैंने अपनी बुक पे हर जगह मार्क करके रखा होता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन, कौन कौन सा टॉपिक मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ। तो ऐसा ना हो कि बाद में गच्चा ही खाना पड़े और सारे सब्जेक्टों के सारे रजिस्टर बाद में रात रात भर जाके बनाने पड़े। ऐसा भी नहीं ना हो जाए कहीं। तो ये क्वेश्चंस कल करके लेके आना, ठीक है? Yes, sir. चलो।